सीएम योगी को आप जब भी देखते होंगे वो भगवा पहने ही नजर आते हैं। योगी और भगवा एक दूसरे की पहचान बन चुके हैं। भगवा सिर्फ योगी की नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और राष्ट्रीयता का भी प्रतीक है ये भगवा। और योगी अब इसे एक नई पहचान देने वाले हैं, एक नई ऊंचाई देने की मुहिम पर योगी निकल पड़े हैं। जी हां, सीएम योगी सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान भी हमेशा की तरह उनकी ड्रेस भगवा ही रहने वाली है, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सनातन से ऊपर कोई नहीं। सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। भगवा सिर्फ योगी के तन पर ही नहीं रहता बल्कि उनके मन में भी बसता है। कैसे इसकी पहचान नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, कैसे इसका सम्मान दुनिया भर में फैले, योगी इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। शायद यही वजह है कि अपने सिंगापुर और जापान दौरे पर भी वो भगवा वस्त्रों में ही नजर आएंगे। सिंगापुर टू जापान, भगवा वाली शान। देश में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक योगी आदित्यनाथ भगवा पहनावे में ही नजर आते हैं। लेकिन विदेश यात्रा पर भी योगी भगवा वस्त्रों में ही नजर आएंगे। भगवा धोती कुर्ते और पटके में ही योगी सिंगापुर और जापान की यात्रा करेंगे। योगी की सिंगापुर और जापान यात्रा को राज्य में निवेश लाने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन ज्यादा चर्चा इस बात की है कि योगी इस यात्रा के दौरान भी अपने पारंपरिक भगवा वस्त्र ही पहनेंगे। आयोजन कोई भी हो, सरकारी हो या फिर निजी, पर्व हो या फिर त्योहार, योगी भगवा ही पहनते हैं। क्यों? उन्हीं से सुन लीजिए। देखिए, यह वेशभूषा हमारी इसलिए है, लोगों की दृष्टि में हमेशा बने रहें और लोग हमारे विचलन पे उंगली भी उठा सकें और विपरीत परिस्थितियों में साथ में खड़े भी हो सकें। और इसीलिए इस प्रकार की वेशभूषा को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जाता है हमेशा। कैसे? एक दृष्टि भी देती है और साथ साथ व्यक्ति को पतन के गर्त से बचाने के लिए भी उसे हमेशा सचेत भी करती है। सीएम योगी और भगवा एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। भगवा पहले भी था लेकिन उसे पहचान योगी ने दी है। भगवा प्रतीक है सनातन संस्कृति, आध्यात्म और राष्ट्रहित का। सीएम योगी इस प्रतीक को अपने कार्यकाल में नित नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। पहली बार संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति भगवा पहनकर विदेश जा रहा है। इससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में जबरदस्त चर्चा है। योगी आदित्यनाथ के लिए भगवा उनके सन्यासी होने की प्रतिबद्धता और हिंदुत्व की विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब वो संत हैं और संत और योगी भी हैं साथ साथ, और उनकी वेशभूषा है, तो उस वेशभूषा में वो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। भारत का एक संत जापान, उत्तर प्रदेश की और भारत की बात को लेकर के जा रहा है तो इसमें तो गर्व की बात है। राजनीतिक विरोधियों के कटाक्षों के बावजूद योगी ने भगवा को अपनी पहचान बनाया है। उनके भगवा चोले को भारत की सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा जाता है। योगी के लिए भगवा केवल पोशाक नहीं बल्कि सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति गर्व की अभिव्यक्ति है। इसीलिए विदेश दौरों पर भी वो सूट बूट की बजाय भगवा को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। भगवा वेशभूषा के साथ संकल्पों की शक्ति लेकर योगी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसी दौर में भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा विवाद खड़ा किया था और एक बार फिर अपने एक बयान के चलते दिग्गी राजा विवादों में घिर चुके हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने हिंदू राष्ट्र का विरोध करते करते हिंदू को धर्म मानने से ही इनकार कर दिया। बस फिर क्या, दिग्विजय सिंह के इस विवादित बयान पर बवाल मचा। साधु संत और हिंदू संगठन के साथ लाखों करोड़ों सनातनी आग बबूला हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैंने कहा हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है। भारतवर्ष क्यों नहीं कहते, उसको हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार दिग्विजय सिंह
जो अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। वहीं दिग्गिराजा एक बार फिर अपने एक बयान के चलते विवादों में घिर चुके हैं। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप दिग्विजय सिंह के इस बयान को सुनिए। मैंने कहा हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, भारत राष्ट्र है। हाँ। और ये हमारे भारतीय संविधान में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। हम तो भारत वर्ष क्यों नहीं कहते हो, उसको हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? अरे ये क्या दिग्गिराजा, हिंदू विरोधी विचारधारा तक तो ठीक था, मगर उम्र के इस पड़ाव पर तो आपने हिंदू को धर्म मानने से ही इनकार कर दिया, वो भी बिना किसी तथ्य और सबूत के। अब इसे आपकी आदत कहें या फिर नफरत, लेकिन जिस तरह भारतवर्ष और संविधान पर ज्ञान देते हुए आपने हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र पर निशाना साधा है, उसे सुनकर सनातनियों का खून खौल उठा है। दिग्विजय सिंह उम्र से सठिया गए हैं, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। वे शायद भूल रहे हैं कि जब उनके जनक कांग्रेस के जो लोग थे, जब वे लोग थे, तब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। अगर आप हिंदू के बारे में इस टाइप की बात कर रहे हो तो फिर आप हिंदू नहीं हो, आप भी हिंदू नहीं हो। फिर तो आप क्यों फिर हिंदू का झंडा लेके घूम रहे हैं? अगर जो भी इस देश में रह रहा है वो सबसे पहले हिंदू है, उसके बाद सनातनी है, और वो सब भारत माता की पूजा करते हैं। दिग्विजय सिंह मानसिक दिवालियापन के शिकार है, ये सबको पता है। दूसरी बात, जिस देश में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है वो तो हिंदू राष्ट्र अपने आप नहीं है, उसके आपको किसी को उसकी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। दिग्विजय सिंह एक पागल और मानसिकता वाले व्यक्ति हो गए हैं। जब से वो सत्ता से उतरे हैं, कैसे तैसे उनको मीडिया में रहना है, इस बात का वो प्रयास करते हैं। इस बयान से देश के हर समाज, हर जाति से आने वाले हिंदू क्रोधित, और हो भी क्यों। दिग्विजय सिंह जैसे कई कांग्रेस नेता जो वक्त बेवक्त हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टीकरण के चलते हिंदू विरोधी विचारधारा का समर्थन करते हैं, बस यही बात देश के हिंदुओं को कांटे की तरह चुभ रही है। जैसा नेता वैसी पार्टी है, जैसी पार्टी वैसा नेता, ये कांग्रेस की मानसिकता रही है। और दिग्विजय सिंह ने आज ही नहीं, इसके पहले भी बहुतों बार हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके पहले हिंदुओं को आतंकवादी भी बताया, तो दिग्विजय सिंह जी सिर्फ एक राजनीतिक वो कार्यकर्ता है, और उनकी मानसिकता सभी को पता है वो किस तरीके के नेता हैं, और उनको सिर्फ हिंदुओं से ही नफरत है। उनको सीरियस लेता कौन है? जिस तरह से उनके किसी भी बयान पे कोई सीरियस नहीं लेता है, तो ये बयान भी एक सस्ती लोकप्रियता पाने का उनका एक माध्यम है। तो हिंदू हैं और ये हम जहाँ रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने अपनी हिंदू विरोधी विचारधारा खुलेआम कैमरे के सामने जाहिर की। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके विवाद खड़ा कर चुके हैं। कांग्रेस को हिंदू से चिढ़ है, हिंदुत्व से चिढ़ है, अब हिंदू राष्ट्र से भी चिढ़ है। कांग्रेस शायद इसीलिए ऐसे नेताओं के इस तरह के बयानों के कारण ही हिंदुओं को दो दर्जे का नागरिक समझ करके पाकिस्तान प्रेम के कारण ही ये लगातार गर्त में चली आ रही है। हिंदू कुश और हिंदुस्तान जैसे शब्दों के साथ सदियों से भारतवर्ष की पहचान होती रही है, लेकिन सियासी रथ से धरातल पर आ चुकी कांग्रेस अब भी तुष्टीकरण के जरिए अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश में है। तभी तो इस तरह के बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में जहां अवैध कब्जा, वहां योगी का बुलडोजर गर्जा। अब तक ये बुलडोजर माफियाओं से अरबों रुपए की जमीन को खाली करा चुका है, लेकिन अब उसी बुलडोजर को पत्थरबाजों ने चैलेंज कर दिया और उस पर पत्थरबाजी करने की हिमाकत कर दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इस शख्स को देखिए, इसके दोनों हाथ में ईंट के बड़े बड़े टुकड़े हैं। यह ईंट लेकर दौड़ता हुआ आता और सामने वाले पर दनादन वार करना शुरू कर देता। पथराव और हंगामे की ये तस्वीर यूपी के कौशाम्बी की, जहां अवैध कब्जे को हटाने गई योगी फोर्स पर दबंगों ने अटैक कर योगी के बुलडोजर को रोकने के लिए मैदान में पत्थरबाज आ गए। पत्थरबाजों ने योगी फोर्स राजस्व अधिकारी पर अटैक कर अवैध कब्जे को हटाने के रास्ते में पत्थरबाज ढाल बनकर खड़े हो 10 से 12 दबंगों ने लाठी डंडे से हमला बोल पथराव शुरू कर।
पथराव के बाद कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कानूनगो रियाज अहमद, कांस्टेबल भानु कुमार, कामता नाथ घायल हो गए। पथराव कितना भयानक, उसकी गवाही जमीन पर पड़ी ईंटें दे रही। यह वही विवादित मकान है जिसको राजस्व और पुलिस बल कब्जा मुक्त कराने आई थी। बताया जा रहा था कि जिस वक्त राजस्व और पुलिस बल की टीम यहां कार्रवाई कर रही थी, तभी जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उनसे विवाद शुरू हो गया। विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। हालात पर काबू पाने के लिए कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। पुलिस के गिरफ्त में मौजूद ये सभी पत्थरबाज हैं। इन्होंने ही अतिक्रमण हटाने गई टीम पर जानलेवा हमला किया था। अभियोगी फोर्स इनका फुल ट्रीटमेंट कर रही है। अब ये फिर कभी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी फोर्स पर हमला नहीं करेंगे। जिस जमीन को राजस्व विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने गई, वो जमीन जयसिंह की है, लेकिन उस पर गांव के ही शिव सिंह और कमल सिंह ने कब्जा कर रखा था। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत प्रशासन से, तो अवैध कब्जे को मिट्टी में मिलाने के लिए बुलडोजर पहुंच गया, लेकिन दबंग भड़क गए और योगी फोर्स पर ही अटैक कर दिया। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी फोर्स ने अवैध अतिक्रमण हटवा दिया। सरकारी ताला लग चुका है। हालात फिलहाल कंट्रोल में, लेकिन इसके बाद भी पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। साथ है जो योगी की खींची हुई रूल ऑफ लॉ की लकीर को क्रॉस करेगा, उसे योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। कौशाम्बी से अली मुक्ता, जी मीडिया। अहमदाबाद में एक हिंदू बेटी के शादी समारोह में जमकर बवाल मचा। पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और जानते हैं ये उत्पात दरअसल इलाके के भाईजान ने मचाया, वो भी शादी समारोह में बज रहे डीजे के चलते। दरअसल दूल्हे दुल्हन की स्टेज पर एंट्री के दौरान जैसे ही डीजे पर भजन बजा, भाईजान भड़क गए। पहले तो रमजान की दुहाई देकर डीजे बंद करने की मांग करने लगे और जब मामला नहीं सुलझा तो भड़के मियां जी पत्थर चलाने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। इस वीडियो में जितनी भी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, उनमें तोड़फोड़ की गई है। किसी कार का शीशा पत्थर से, तो किसी का लाठी डंडों से चकनाचूर किया गया। और यही नहीं, जब हमलावरों का मन इतने से भी नहीं भरा तो उन्होंने एक कतार में खड़े दर्जनों स्कूटर और बाइक्स को सरेराह गिरा दिया। अब सवाल यह है कि इस बवाल के पीछे की वजह क्या है? आखिरकार हमलावर कौन थे और ये उत्पात कहां अंजाम दिया गया? तो आपको ये बता दें कि गाड़ियों में तोड़फोड़ की यह तस्वीर अहमदाबाद के शहर कोटड़ा इलाके से सामने आई है, जहां हिंदुओं के शादी समारोह में डीजे पर भजन और गाने बजाने को लेकर मुस्लिम समुदाय से विवाद हुआ। और ये विवाद इस कदर बढ़ा कि भाईजान ने शादी समारोह के दौरान ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। लड़की का एंट्री होता है ना, जमाई आता है, उसका गाना निकलता है, जमाई जी राम निकले, यही गाने पे उन्होंने हमला कर दिया। बाकी और कोई मामला नहीं था। और टोपी लगाए हुए थे, ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान है या हिंदू है, हमें उससे कोई नहीं, लेकिन दूसरी लड़की का इज्जत नहीं जाना चाहिए। आज जो भी हुआ उसको उनको बोलो कि आज हमारी लड़की का इज्जत खराब की है तो कल आपकी लड़की का इज्जत खराब करेंगे, परसों इनकी लड़की का इज्जत खराब करेंगे। ये लोगों ने इतना भयंकर पत्थरबाजी कर दिया था, हमारी गाड़ियों का बहुत नुकसान किया। अब हिंदू राष्ट्र में हम कहाँ जाएं? बराबर बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान जाए, कहाँ चले जाएं कि मुसलमान बन जाएं, बराबर। और इन्हें कड़ी से कड़ी मतलब हमारी योगी जी जैसा प्रशासन चाहिए, क्योंकि बुलडोजर चलाओ, इनके मकानों के तोड़े, दोबारा ऐसी गलती ना करे किसी के साथ। सुना आपने, हिंदू बेटी की शादी समारोह में दूल्हे की एंट्री पर भजन क्या बजा, भाईजान भड़क गया। पहले तो डीजे और गाना बंद करने को लेकर बहस की, और जब मामला गरमाया तो मियां भाई ने सीधे पत्थरों से हमला कर दिया। सरकारी हॉल में अगर बारात आती है, लग्न गीत गाए जाते हैं तो उस पर हमला होता है, इसको आप क्या गिनेंगे? बारात खाना खाए बिना वापस जाती है, उनके जो भी साधन सामग्री है वो तोड़ दी जाती है। और वीडियो, हमारी तो मांग ये है कि जितने लोग वीडियो में दिखते हैं, औरतें भी है, उन सभी को अरेस्ट करके गंभीर कानून के मुताबिक उस पर एक्शन लिया जाए। अहमदाबाद के शहर कोटड़ा इलाके में मौजूद ये वही वंदे मातरम मैरिज हॉल है, जहां बीती रात मियां भाई ने जमकर बवाल मचाया।
ये बात है अहमदाबाद में आए हुए शहर कोटड़ा इलाके की, जहाँ पे 20 फरवरी को अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वंदे मातरम पार्टी प्लॉट में एक मैरिज फंक्शन चल रहा था, जहाँ पे वो डीजे बज रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे पथरावबाजी हुई। दो जुट आमने सामने आए, उसमें कुछ लोगों को यहाँ पे लगा, घायल हुए। पीड़ित हिंदू परिवार का आरोप है कि हमलावरों की भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। अब तक एक नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उन्होंने जाके साउंड बंद करने के लिए बोला और मीन टाइम उन्होंने 112 को कॉल करके भी जगह पे साउंड बंद करने के लिए बुलाया था और बंद भी हो गया था, लेकिन लड़की की एंट्री हो रही थी इसलिए फिर से बजना शुरू हुआ। बातों बातों में इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, बोला चाली हुई और दूसरे लोग वहाँ पे आ गए और दूसरे लोग जो आए उन्होंने गाड़ियों के कांच तोड़े और बाइक को नीचे गिरा दिया। जहां एक तरफ इस घटना के बाद हिंदू संगठन आक्रोश में है, तो वहीं पीड़ित परिवार और उनके परिजन भी गुस्से में। इसी कड़ी में आज हिंदू संगठन और पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि इलाके के भाईजान ने मजहबी नफरत के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। लिहाजा अब उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर कभी वो ऐसी हिमाकत ना कर सके। उन लोगों को मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए, हम लोग का नया चाहिए, नया नहीं चाहिए, नया चाहिए। उन लोगों को बुलडोजर चलना चाहिए, उन लोगों को मकान पे। जैसा हम लोग का साथ बारात वापस गया हम लोग का समाज का, वैसा उन लोग का रमजान महीना पूरा बिगड़ना चाहिए। उन लोग का मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। प्रशासन ने शांति की अपील की है, लेकिन सवाल वही है कि क्या मामूली विवाद में पथराव दहशत फैलाने की मानसिकता है या फिर मजहबी कट्टरता। हालांकि पुलिस ने एक्शन का आश्वासन दिया है, लेकिन देखना होगा कि हिरासत में लिए गए लोगों पर क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आधी रात को बीएचयू में ऐसा क्या हुआ कि बीएचयू रण का मैदान बन गया। बीएचयू में सरेआम गोलियां क्यों चलने लगी, गोली चलाने वाले लोग आखिर कौन से थे और आखिर गोली चलाने की नौबत ही क्यों आई। दरअसल बीएचयू में 20,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और करीब 15,000 छात्र बीएचयू में ही रहते हैं। सवाल यह है कि बीएचयू के अंदर हथियार के साथ बदमाशों की एंट्री कैसे हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में लठ लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ अलर्ट पर योगी फोर्स। ये तस्वीरें बीएचयू की। आधी रात को बीएचयू में फायरिंग हुई। 1-2 राउंड नहीं बल्कि 4 राउंड गोली चली। बदमाशों के टारगेट पर बीएचयू का छात्र था। अंधेरा होती बीएचयू गोलियों की ततराहट से गूंज उठा। बदमाशों ने छात्र को निशाने पर ले लिया, लेकिन निशाना चूक गया और पीड़ित छात्र बच गया। बाइक से हम और हमारे मित्र खड़े थे यहाँ अपने हॉस्टल गेट पे, तो वो पहले आए हैं बाइक से, बाइक ले गए हैं वहाँ कोने में आगे खड़ी किए हैं, फिर उसके बाद फिर आगे गए हैं, मोड़ के फिर बाइक आए हैं और डायरेक्टली 4 राउंड फायर कर दिए सामने सामने मेरे ऊपर। ठीक है, इसकी जानकारी बीएचयू प्रशासन को 20 दिन पहले मेरे द्वारा दी गई थी कि इस तरीके की घटना हो सकती है मेरे ऊपर। बीएचयू में आधी रात को फायरिंग के बाद माहौल बिगड़ गया। छात्र बीच सड़क पर धरने पर बैठ चीफ प्रॉक्टर की इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। बीएचयू कैंपस के अंदर फायरिंग की खबर जैसे ही फैली, बीएचयू रण का मैदान बन गया। बिरला कैंपस के छात्र सड़क पर उतर गए, नारेबाजी शुरू हो गई, धरने पर बैठ गए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। फायरिंग में जितने कारतूस इस्तेमाल किए गए थे उसके संदर्भ में कुछ अस्पष्टता है, तो जांच करके आपको वो बता दिया है। लेकिन बीएचयू में माहौल खराब करने वाले, फायरिंग करने वालों की तलाश योगी फोर्स कर रही है। योगी फोर्स अब बंदूकबाजों को अपनी स्टाइल में सबक सिखाएगी। जिस छात्र पर फायरिंग हुई है उसका नाम रोशन मिश्रा है और वो बीएचयू में बीए 3rd ईयर का छात्र है। और जिन लोगों पर फायरिंग का आरोप है उनका नाम पीयूष तिवारी, ऋषभ राय और तापस बताया जा रहा है। बीएचयू के अंदर बीएचयू के छात्र पर फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पूरी रात खुले आसमान के नीचे बीच सड़क पर ऐसे ही छात्र धरने पर बैठे रहे,
रात में बिस्तर लगाकर प्रदर्शनकारी छात्र सड़क पर ही सोए। सुबह होते ही फिर से छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया। बीएचयू में कल रात हुए भारी बवाल और 4 राउंड फायरिंग के बाद भी अभी भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। छात्र अभी भी धरने पर बैठे हैं। ये बिरला छात्रावास के वो सभी छात्र हैं। इनका आरोप है कि जानलेवा हमला हुआ और 4 राउंड फायरिंग हुई, खोखे बरामद हुए। लेकिन अभी के हालात ये हैं कि यहाँ आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इससे पहले 29 जनवरी को भी बीएचयू में 2 गुटों के बीच लड़ाई हुई और उसी एक्शन के रिएक्शन में यह फायरिंग हुई है। चीफ प्रॉक्टर और थाने में भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन इसके बाद भी बीएचयू प्रशासन और पुलिस सोती रही। इंटेंशन जान से मारने का था। मैं और मेरे सहपाठी यहाँ पे हॉस्टल गेट पे खड़े थे कल रात। ये बाइक से आए और आके ही पॉइंट करके सामने की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। आपके कैंपस के अंदर बंदे असलहा लेके घूम रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी को, ये पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुई ना? इसका पूरी जिम्मेदार प्रोक्टोरियल बोर्ड है, क्योंकि बीएचयू की इंटरनल सिक्योरिटी में इस तरह की चूक हो रही है तो पूरी जिम्मेदार प्रोक्टोरियल बोर्ड को है। सवाल है कि बीएचयू में बंदूक लेकर बदमाश कैसे घुसे? क्या बीएचयू में कोई भी बाहरी धड़ल्ले से आ जा सकता है? बीएचयू में जाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है? क्योंकि जिन 3 लोगों पर फायरिंग का आरोप है वो बाहरी और रात के अंधेरे में बाइक से आए, लेकिन फायरिंग करने वाले 3 में से 2 बीएचयू के छात्र हैं और वो बीएचयू के हॉस्टल में नहीं रहते बल्कि बाहर रहते हैं। बीएचयू की अपनी सिक्योरिटी फोर्स है जिसके जिम्मे बीएचयू की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बीएचयू के ही गार्ड गेट पर तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी बीएचयू में बंदूकबाज घुसकर फायरिंग करने में कामयाब हो गए। लेकिन अब योगी फोर्स इन बंदूकबाजों का फुल ट्रीटमेंट करने वाली है। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद से मुल्ला मुनीर बौखलाया हुआ है। वो भारत को गहरे जख्म देने की कोशिश में है, लेकिन उसे पता है भारत में कुछ हुआ तो मुनीर आर्मी की पिटाई पक्की है और इसीलिए अब मुनीर बांग्लादेश के रास्ते भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है। दिल्ली पुलिस ने मुनीर के 8 जासूसों को पकड़ा है जो भारत में खून खराबा कराने की तैयारी में थे। ये रिपोर्ट देखिए। ये मुनीर का जासूस नंबर 1 नाम अजीजुल हक है। यह मुनीर का जासूस नंबर 2 है, नाम मोहम्मद जहीलुल इस्लाम। यह मुनीर का जासूस नंबर 3 नाम एमडी उज्जाल। यह मुनीर का जासूस नंबर 4, इसका नाम मिजानुर रहमान है। मुनीर का जासूस नंबर 5 को देख ली, इसका नाम एमडी लिटन है। मुनीर का जासूस नंबर 6 नाम है एमडी उमर फारूक। ये सभी आसिम मुनीर के जासूस रहते हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान का, लेकिन ये सभी हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 मुनीर के लिए काम करते, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते, हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहे। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करने वाले मुनीर के 8 जासूसों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। इनमें से 6 को पुलिस ने तमिलनाडु से पकड़ा, जबकि 2 की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से हुई। पकड़े गए सभी संदिग्ध बांग्लादेशी हैं। ये सभी अपनी पहचान छिपाकर फर्जी आधार कार्ड के जरिए तमिलनाडु के एक गारमेंट कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन इनका असली काम सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट से पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करना। सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर की वाहवाही करते, आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्ट करते, ये हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते, एंटी इंडिया पोस्टर चिपकाते और जो इनके पोस्टर पर कमेंट करता उन्हें ये अपनी आतंकी दस्ते में शामिल करने की कोशिश करते। पकड़े गए सभी संदिग्धों की मदद से पाकिस्तान में बैठे आतंकी देश में धमाके की बड़ी साजिश रच रहे थे। आपको बता दें कि जितने भी आतंकी पकड़े गए हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सभी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के जरिए काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, बाहर से जो फॉरेन टेररिस्ट की जो यहाँ पर प्लानिंग थी यहाँ लेकर आने की और उसके बाद बड़ी साजिशें करने की प्लानिंग थी, ये भी यही रच रहे थे। अगर दिल्ली पुलिस इन्हें नहीं पकड़ तो ये हिंदुस्तान को दहलाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। धमाका ही नहीं, ये लोगों की भावनाओं को भड़काकर दंगा कराने की प्लानिंग भी कर रहे थे। इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए
जहरीले भड़काऊ पोस्ट लगातार डाल रहे थे। किसी बड़ी अनहोनी घटना को प्रिवेंट कर लिया गया है। इससे पहले ये कुछ कर पाते, टीम जो है फिर तमिलनाडु गई और वहाँ पर तमिलनाडु पुलिस की हेल्प से 6 लोगों को, और जो कि सभी के सभी बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से इसमें टोटल अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से डरा आसिम मुनीर अब बांग्लादेश के रास्ते भारत में दहशतगर्दी करने की साजिश रच रहा है। पकड़े गए सभी आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी संगठन के संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस ने लश्कर के आतंकी और बांग्लादेशी हैंडलर शाबिर अहमद लोन को पकड़ा है, जो कोलकाता में बैठकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था। भारत में आतंकियों की भर्ती कर रहा था। आतंकी शाबिर अहमद लोन बांग्लादेशी और पुलिस ने इसे 2007 में भी पकड़ा था। उस समय इसके पास से AK-47 और ग्रेनेड मिले थे। उस समय ये एक बड़े नेता को मारने के लिए फिदायीन बनकर हिंदुस्तान आया था, लेकिन पकड़ा गया। करीब 12 साल तक जेल में रहने के बाद साल 2019 में रिहा हुआ, लेकिन सुधरा नहीं। एक बार फिर से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने लगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आसिम मुनीर के सपने पर पानी फेर दिया। पकड़े गए संदिग्ध सेफ हाउस के तौर पर कोलकाता में किराए के घर लेकर रहते थे और वहीं से आतंकियों की भर्ती कर रहे थे। भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे थे। इन्हीं लड़कों से एज ए ड्राई रन इसने कई जगह पोस्टर्स लगवाए। पोस्टर्स इसने दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में भी लगवाए। 10 फरवरी को इन्होंने कलकत्ता में कई जगह मेट्रो स्टेशन और कई जगहों पर इन्होंने पोस्टर्स लगाए थे, जो कि एंटी इंडिया पोस्टर्स थे। जब पोस्टर की जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू की तो लश्कर के स्लीपर सेल मॉड्यूल का भंडा फूट गया। अभी तक ये संदिग्ध आतंकी अपनी पहचान छिपाकर कई शहरों की रेकी और गुप्त जानकारी अपने हैंडलर तक पहुंचा चुके हैं। पकड़े गए संदिग्धों के पास से 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद हुए। लेकिन इससे पहले ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते मुनीर के आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाक अफगान बॉर्डर पर छिड़ी जंग की, जहां रमजान का महीना भाईचारे और अमन का पैगाम देता है, लेकिन इसी पाक महीने में मुल्ला मुनीर ने अफगानिस्तान में नरसंहार कर दिया। मस्जिद मदरसों पर हमला किया, बेकसूरों का खून बहाया, वो भी एयर स्ट्राइक के जरिए। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है, मगर इसी रमजान के महीने में मुल्ला मुनीर ने मुसलमानों का लहू बहाया। मस्जिद मदरसों पर हमला, कुरान पाक और इस्लाम की धार्मिक किताबों पर जलाया। और इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि मुनीर फौज के हवाई हमलों में बेकसूर बच्चों और महिलाओं को मौत के घाट उतारा गया। बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया, वो भी 7 अलग अलग ठिकानों पर। पाकिस्तान ने दावा किया कि अफगानिस्तान लैंड में मौजूद TTP के ठिकानों पर हुआ, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस बात का सबूत था कि रमजान के महीने में मुल्ला मुनीर ने खूनी नरसंहार को अंजाम दिया। रमजान के पाक महीने में सुबह जब रोजेदारों के उठने खाने पीने का वक्त होता है, तभी सहरी के दौरान फौज ने अफगानिस्तान में 7 ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया है। इस हमले के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया है। कई लोग मलबों में फंस गए क्योंकि यह हमला रिहायशी इलाकों में किया गया था। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी सेना ने मस्जिद मदरसों को भी नहीं बख्शा। दरअसल पाक फौज ने जिन ठिकानों पर बमबारी की है उसमें एक मदरसा भी शामिल था। ये जली हुई किताबें मुनीर के पाप का सबूत है। हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान में बेकसूरों का लहू बहाने के बाद मुनीर छाती ठोक ठोक कर दुनिया को यह बताता रहा है कि उसने अफगानिस्तान पर बम गोला बारूद बरसाकर बहुत बड़ा काम किया है। दरअसल ये वही मुनीर है जो कल तक इस्लामिक तकरीरें करता था, खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताता था, लेकिन हकीकत आपके सामने है। भाईचारे और अमन का पैगाम देने वाले रमजान के पाक महीने में खूनी करतूत करने से बाज नहीं आया। मतलब यह कि मुनीर ना तो पाकिस्तानियों का सगा है और न ही इस्लाम का, बस उसे अपना ताज बचाना है। इसके लिए वो किसी की भी बलि ले सकता है। तभी तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए, आवाम को गुमराह करने के लिए अफगानिस्तान में बेगुनाहों का कत्लेआम मचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ एक नई फौज सिर उठा रही है। जी हां, जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर इमरान के समर्थक और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने
इमरान खान रिलीज फोर्स बनाने का ऐलान किया। क्या है ये फोर्स और इसे किस मकसद से बनाया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ इसी तरह के जज्बातों के साथ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी, उनके समर्थक और पाकिस्तान की आवाम मुनीर एंड कंपनी के खिलाफ आर पार के मूड में आ गई है। इमरान की रिहाई के लिए बाकायदा इमरान खान रिहाई फोर्स बना दी गई है। इमरान खान के समर्थक और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी ने बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया है। इमरान समर्थकों का कहना है कि शहबाज सरकार अदालत के आदेशों का लगातार उल्लंघन कर रही है, इसीलिए अब जन आंदोलन शुरू करना जरूरी हो गया है। इमरान खान रिहाई फोर्स को इसी आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। इमरान खान रिहाई फोर्स के मेंबरशिप कार्ड 4 से 5 दिनों में तैयार हो जाएंगे। ईद के बाद पेशावर में युवाओं को शपथ दिलाई जाएगी। इमरान खान रिहाई फोर्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलग अलग विंग शामिल होंगे। इनमें इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन, इंसाफ यूथ विंग, महिला विंग, माइनॉरिटी विंग, प्रोफेशनल्स और समाज के अलग अलग वर्गों के लोग शामिल किए जाएंगे। संगठन को औपचारिक रूप से रजिस्टर किया जाएगा और ये एक कमांड चेन के तहत काम करेगी। इमरान खान रिहाई फोर्स के ऐलान ने मुनीर एंड कंपनी को बेचैन कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सुहेल को सीधी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि सुहेल अफरीदी के बयानों के चलते उनकी कुर्सी जा सकती है। इमरान खान के समर्थकों का बढ़ता गुस्सा अब मुनीर एंड कंपनी को बेचैन करने लगा है, ये जाहिर हो गया है। रमजान का महीना खत्म होते ही इमरान खान रिहाई फोर्स एक्टिव हो जाएगी और जाहिर है इसके बाद मुनीर एंड कंपनी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इमरान समर्थकों के यही तेवर मुनीर एंड कंपनी को डरा रहे हैं, इसीलिए वो इमरान खान रिहाई फोर्स को लेकर अब धमकीबाजी पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।